नमस्कार। द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। देखिए, आज देश की वर्तमान स्थिति पर और राजनीतिक परिवेश में जो हो रहा है, आज मेरा मन हो रहा है कि उस पे आप लोगों से बात की जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज हिंदुस्तान में बिल्कुल उसी प्रकार की स्थिति हो गई है जैसे देश आजाद होने के पहले थी। दो शक्तियों के बीच में संघर्ष हो रहा है। एक शक्ति है जिसके पास पैसा है, जिसके पास ताकत है, जिसके पास बंदूक है, जिसके साथ बड़ी शक्तियां हैं, और दूसरी तरफ वो निरीह जनता है। वो जनता है जो अपना अधिकार मांगना चाहती है और ये चाहती है कि अच्छा जीवन यापन वो कर सके, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में जा सकें और उसे चिकित्सा का, रोजगार का अधिकार मिले। ये संघर्ष उसी प्रकार का आज की तारीख में मुझे लगता है। जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं, पहले नीतीश कुमार ने पलटी मारी, उसके बाद हमने देखा कि जयंत चौधरी ने पलटी मारी और जयंत चौधरी को चौधरी चरण सिंह की छवि दिखने लगी माननीय मोदी जी में। आज अशोक चौहान ने पलटी मारी, सिंधिया जी पहले पलटी मार चुके हैं, जितेंद्र प्रसाद और आरपीएन सिंह, बहुत सारे लोग पलटी मार चुके हैं। तो राजनीतिज्ञों से तो वास्तविकता में मुझे अब कोई आशा रह नहीं गई। मुझे ऐसा लगता है ऐसे लोगों से अब आशा रखना व्यर्थ है, क्योंकि ये जो कमोडिटी हैं ये बिकाऊ कम्युनिटी हैं। इनके कोई सिद्धांत नहीं है, इनकी कोई पॉलिसी नहीं है, इनका देश के प्रति कोई समर्पण नहीं है और इनके कोई ऐसी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट नहीं है जिसके आधार पर मैं इन पर विश्वास कर सकूं। तो ऐसे समय पर ये देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश में अपने अधिकारों को पाने के लिए, देश में अपने लिए न्याय मांगने के लिए आवश्यक क्या है? ये आवश्यक है कि जो भी वर्ग, क्योंकि देखिए आपने बचपन में कहानी सुनी होगी कि एक लकड़ी है उसे तोड़ा जा सकता है, जब बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी हो जाएं तो उसको गट्ठर बन जाए तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। यह शिक्षा हमको बचपन में मिली है। अलग अलग वर्गों के साथ अलग अलग प्रकार के अत्याचार हुए। किसान अन्नदाता बैठे, 13 महीने बैठे, किस प्रकार से उनको प्रताड़ना दी गई, किस प्रकार से उनकी घेराबंदी की गई, किस प्रकार से उनको खालिस्तानी पाकिस्तानी कहा गया, किस प्रकार से उनको देश विरोधी कहा गया। और उसके बाद लखीमपुर खीरी के अंदर जो निरीह किसान आगे सड़क पे बढ़ रहे थे, पुलिस ने रोका नहीं और एक जीप आई और उस जीप में एक मंत्री पुत्र ने किसानों को कुचलकर मार दिया। पहले कहा गया कि वो जीप नहीं चला रहा था, मौके पे मौजूद नहीं था, लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट में आया कि न केवल वो जीप चला रहा था बल्कि वही व्यक्ति था जो कि हत्या का अभियुक्त था। तो कोर्ट ने कहा, माननीय न्यायालय ने कहा, कभी कभी चलाने में गाड़ी गलती हो जाती है, लेकिन जहां पे सड़क पे भीड़ हो, और आज जिस प्रकार से दिल्ली के आसपास व्यू रचना की गई है, बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए गए हैं, कीले गाड़ दी गई हैं, बड़े बड़े चट्टाने लगा दी गई हैं, जैसे ये कोई भारत पाकिस्तान का बॉर्डर हो या भारत और चीन का बॉर्डर हो। और जिस प्रकार से चेतावनी दी जा रही है, जिस प्रकार से पुलिस ये प्रशिक्षण ले रही है कि किस प्रकार से टीयर गैस चलाई जाएगी, किस प्रकार गोली चलाई जाएगी, किस प्रकार से दिल्ली को सील कर दिया जाएगा, उस दिल्ली को सील कर दिया जाएगा जो भारत की राजधानी है। और देश के अन्नदाता जिनके लिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान, और जितना सम्मान उन्होंने देश के अन्नदाताओं को दिया था, क्योंकि भारत जैसे देश में जो हमारी आर्थिक समीकरण है उसके अनुसार किसान बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। ये वो अन्नदाता किसान हैं जिन्होंने कोविड के अंदर, जब सारे देश की जीडीपी गिर रही थी, विश्व की जीडीपी गिर रही थी, एग्रीकल्चर सेक्टर ने 3.5% की ग्रोथ दिखाकर देश की अर्थव्यवस्था को संभाला था। उनका इस प्रकार से दुश्मन की तरह उनके प्रति व्यवहार, और जिस प्रकार से उनको गिरफ्तार कक्का जी को मध्य प्रदेश के अंदर किया गया, और जिस प्रकार की चेतावनी किसानों को दी जा रही है, गांव वालों को दी जा रही है कि अगर आप आंदोलन में पार्टिसिपेट करेंगे तो आप दंड के भागीदार होंगे। जबकि लोकतंत्र में, अगर देश के अंदर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र के अंदर किसी भी अहिंसात्मक आंदोलन में पार्टिसिपेट करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इसी चीज की लड़ाई महात्मा गांधी ने की थी।
इसी चीज की लड़ाई कांग्रेस ने की थी जब अंग्रेज सत्ता में थी, क्योंकि उस समय कम से कम इस प्रकार के अहिंसात्मक आंदोलन के लिए स्पेस थी। अब इन अन्नदाताओं की क्या गलती है? जिन अन्नदाताओं ने 13 महीने दिल्ली के चारों तरफ बैठकर गर्मी में, बरसात में, जाड़े में, हर प्रकार की स्थिति में विपरीत प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने धैर्य का और अहिंसात्मक गांधीवादी मूल्यों का प्रदर्शन किया, और उसके बाद सरकार ने जो बिना सोचे समझे 3 कृषि कानून लाए थे उसको वापस ले लिया। वापस नहीं लिया, सस्पेंड किया। गलती हो गई, माफ कीजिएगा। सस्पेंड किया। सस्पेंड किया जाने का मतलब यह है कि अगर 2024 में सरकार दोबारा बन जाती है तो उसको लागू किया जा सकता है, और अगर लागू किया जाएगा तो 13 महीने की आपकी जो तपस्या है वो भी असफल हो जाएगी। जो आपने बलिदान दिया 700 750 किसानों का, वो भी व्यर्थ जाएगा। उसके बाद बिना सोचे समझे मोटर व्हीकल्स एक्ट में परिवर्तन किया गया, और यह कहा गया कि अगर किसी गाड़ी से कुचल कर किसी कोई घायल हो जाए तो आपका काम है सबसे पहले उसको पुलिस थाने ले जाइए या हॉस्पिटल ले जाइए। और जब ये ट्रक ड्राइवर्स ने बताया, बस ड्राइवर्स ने बताया, जीप ड्राइवर्स ने बताया कि अगर इस प्रकार की दुर्घटना होती है तो जो बड़ी गाड़ी वाला है होता है, भीड़ उसको दंड देती है और अधिकांश मौके पर उसको ही मार दिया जाता है। तो इसलिए उनकी मजबूरी होती है वहां से भागना पड़े। लेकिन अगर वो जाएंगे थाने में या अस्पताल में, लेके भी जाएंगे, तो 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए का दंड भुगतने में ये गरीब वर्ग के लोग, जो कि 15-15, 20-20 हजार रुपए के लिए नौकरी करते हैं और महीने भर अपने घर से बाहर रहते हैं और अपने जो जीवन है, अपने जो परिवार के साथ रहने का सुख है, उसे त्यागते हैं, वो स्ट्राइक पे गए और 2 दिन के अंदर जो कानून बनाया था उस कानून को वापस नहीं लिया गया, उसको सस्पेंड किया गया। कृषि कानूनों को भी सस्पेंड किया गया, मोटर व्हीकल्स एक्ट के कानून को भी सस्पेंड किया गया, वापस नहीं लिया गया। इसका मतलब यह है कि 2024 के चुनाव जीतने के बाद वो दोबारा लागू हो सकते हैं, और उसके बाद ना किसानों की इतनी स्थिति अच्छी होगी, ना ट्रक ड्राइवर्स की या मोटर व्हीकल्स एक्ट से पीड़ित लोगों की इतनी शक्ति होगी कि आंदोलन करें, क्योंकि वो 5 साल के लिए चुनी हुई सरकार होगी। अगर वो वापस आ गई तो फिर ये कानून लागू होंगे और जो भुगतना है भुगतेंगे। देश की संपदा जिस प्रकार से पूंजीपतियों के हाथ में जा रही है, गरीबों के हाथ से निकल कर छिटकती जा रही है, और गरीब जो है, केवल देश की 70% जनसंख्या 5 किलो अनाज पर निर्भर हो गई है। तो आप परिस्थिति सोचिए किस प्रकार की होगी। अब सवाल यह है कि अन्नदाताओं की गलती क्या है? जब यहां वो 13 महीने बैठे थे और उन्हें यह कहा गया था, इस आश्वासन पे उनका आंदोलन वापस कराया गया था कि एमएसपी पे एक कमेटी बनेगी और एमएसपी देने पे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। कोई कमेटी नहीं बनी, कोई कार्यवाही नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। यह कहा गया था लखीमपुर खीरी में जो उन किसानों की हत्या हुई थी उनको उचित मुआवजा दिया जाएगा, उनको न्याय मिलेगा। उन्हें न्याय नहीं मिला। जिन्होंने जीप से कुचला था उनको कोई दंड नहीं मिला। किसानों के खिलाफ जो पुलिस केस लगाए गए थे वो वापस नहीं हुए। इसका मतलब यह है कि जो अन्नदाता जिसके आधार पर उन्होंने अपना आंदोलन वापस लिया था, उस पर सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। आखिर लोकतंत्र में इस देश के अंदर जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, वो स्टेक होल्डर्स कौन हैं? वो युवा हैं, क्योंकि कहा जाता है कि देश युवा देश है। अधिकांश जनसंख्या जो है नौजवानों की है, जो पढ़ लिख कर माँ बाप जिनको पेट काट के पढ़ाते हैं और उसके बाद अग्निवीर जैसी योजना लाके उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया जाता है। जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स हैं अपने यहां से लोगों को नौकरियां निकाल देती हैं। तो बच्चों और बच्चों के माता पिता की जो एस्पिरेशंस होती हैं, उनको किस प्रकार से धूल धूसरित करके जो देश की सबसे बड़ी शक्ति है उसको किस प्रकार से कमजोर किया जाता है। तो अगर आज किसान ये मांगने दिल्ली के अंदर आ रहा है केंद्र सरकार से और शासन से, लोकतंत्र के अंदर, कि जो वादे आपने 2.5 साल पहले हमसे किए थे 13 महीने के आंदोलन के बाद, कि आप एमएसपी की कमेटी बनाएंगे, एमएसपी देंगे, और जब आप छत्तीसगढ़ में ये आश्वासन दे सकते हैं कि 3100 रुपए में धान खरीदेंगे,
तो पूरे हिंदुस्तान में 3100 रुपए में धान क्यों नहीं खरीद सकते? फिर एमएसपी आप जो है 3100 पूरे हिंदुस्तान में क्यों नहीं लागू कर देते? अगर आप कहते हैं कि 2600 रुपए में गेहूं खरीदेंगे तो एमएसपी 1950 2000 रुपए क्यों स्थिर करते हैं? आप पूरे देश के अंदर 2600 रुपए में गेहूं क्यों नहीं खरीदते? जो किसानों के शुगर केन के प्राइसेस हैं, जो गन्ने के दाम हैं, उनको तुरंत भुगतान क्यों नहीं होते? जिस प्रकार से वेस्टर्न यूपी के अंदर जाके आपने भाषण में कहा था कि 15 दिन के अंदर भुगतान होगा, नहीं होगा तो ब्याज मिलेगा। ब्याज का मूल्य 5 साल के अंदर केवल जो गन्ने का मूल्य है वो 5 साल के अंदर केवल 20 रुपए क्यों बढ़ाया जाता है, जबकि इन्फ्लेशन के हिसाब से कम 50 रुपए वो बढ़ाया जाना चाहिए। देश के जो अस्पताल हैं उनको क्यों प्राइवेटाइज किया जा रहा है? जो सरकारी स्कूल्स हैं उनको किस प्रकार से कमजोर किया जा रहा है? तो ये गरीब वर्ग जिसकी आमदनी घट रही है और शिक्षा के द्वार इसके लिए बंद हो रहे हैं क्योंकि यूनिवर्सिटीज के अंदर फीस बढ़ाई जा रही है, हॉस्टल की फीस बढ़ाई जा रही है, शिक्षा की फीस बढ़ाई जा रही है। तो ऐसी स्थिति में देश का जो बहुतांश जो गरीब वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, क्या आप उनसे ये अपेक्षा करते हैं कि अपने बच्चों को न पढ़ाए, शिक्षा के दरवाजे बंद कर दिए जाएं, उसके लिए चिकित्सा सुविधा उसको न मिले और देश की सारी संपदा कुछ पूंजीपतियों के हाथ में चली जाए? इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर देश के अंदर आप बड़ी बड़ी संपत्तियां खड़ी करें और उसके बाद उसको पूंजीपतियों को सौंप दें। आप सुंदर चमकीली सड़कें जरूर बनाएं, लेकिन टोल टैक्स के माध्यम से 1,60,000 1,70,000 करोड़ पर ईयर का टोल टैक्स इकट्ठा कर लें। अब गरीब आदमी को तो सड़कों से कोई लेना देना नहीं, सड़कों का फायदा तो अमीर आदमी उठाता है जिसके पास कारें होती हैं, जो चलता है। लेकिन ये जो अमीर पूंजीपति हैं इनके तो 14 लाख करोड़ के ऋण माफ हो जाएं, लेकिन किसानों को एमएसपी ना मिले, किसानों के ऋण माफ ना हो जाए। बड़े पूंजीपतियों के ऋण माफ करते हुए तो आपको अर्थशास्त्र के नियम याद ना आए, लेकिन जब मध्यम वर्ग के और छोटे काश्तकारों के ऋण माफ करने की बात हो या उन्हें एमएसपी देने की बात हो तो अर्थशास्त्र के सारे सिद्धांत आपको याद आ जाए। देश में कुछ राज्यों में जहां विपक्ष की सरकार है उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी, लेकिन जहां जहां सत्ता पक्ष की सरकार है वहां पे न्यू पेंशन स्कीम लाई गई और ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं, बल्कि जहां पे अब सत्ता परिवर्तन हुआ है वहां भी ओल्ड पेंशन स्कीम जो पुरानी सरकार ने दे दी थी उसको वापस करने की कार्रवाई आपने शुरू कर दी। तो क्या सरकारी अधिकारियों का देश की कमाई हुई संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है? देश के अन्नदाताओं के देश की जो कमाई है उस पर कोई अधिकार नहीं है? देश के जो नौजवान हैं जो पहले मेहनत करके सेना में जाते थे, 15-20 साल की नौकरी करते थे, उनको पेंशन मिलती थी, चिकित्सा सुविधाएं मिलती थी, अगर किसी प्रकार अगर उनका कोई बलिदान देश के लिए होता था तो उनको शहीद का दर्जा दिया जाता था, वो सारी सुविधाएं वापस करके उनको 4 साल की नौकरी दी जाए और 4 साल के बाद 3/4 लोगों को नौकरी से हटवा दिया जाए और 21 साल में बच्चे रिटायर हो जाएं तो ऐसी हास्यास्पद स्थिति परिवारों के अंदर पैदा हो जाए कि पिता तो नौकरी कर रहा है, मां तो नौकरी कर रही है, लेकिन बच्चा जो है वो रिटायर हो गया। तो क्या इस देश में जो स्टेक होल्डर्स हैं क्या केवल वो बड़े बड़े पूंजीपति हैं जिन्होंने देश की संपदा पे एक अधिकार कर लिया है? जीएसटी के माध्यम से, नोटबंदी के माध्यम से जो छोटे मध्यम उद्योग के लोग थे जो रोजगार का सृजन करते थे, जहां कैपिटल कम लगता था लेकिन रोजगार ज्यादा मिलता था, उनको जिस प्रकार से नेस्तनाबूद किया गया है और ये वो इकोनॉमिक मॉडल को स्वीकार किया गया है जो अमेरिका और यूरोप जैसे देश में सफल हो सकता है क्योंकि वहां जनसंख्या कम है। हमारे देश में ये बेरोजगार लोग, ये पढ़े लिखे जिनकी एस्पिरेशन जाग गई हैं, ऐसे लोग अगर इस प्रकार से बेरोजगार रहेंगे तो उनकी अपेक्षाओं आकांक्षाओं का क्या होगा? तो मुझे, जैसे मैंने पहले निवेदन किया, मुझे अब देश के राजनीतिज्ञों से कोई अपेक्षा नहीं है। मैं जानता हूं वो बिक जाएंगे, वो जेल जाने से बचने के लिए बिक जाएंगे, वो पैसे के लिए बिक जाएंगे, वो राज्यसभा लोकसभा के टिकट के लिए बिक जाएंगे,
लेकिन ये हम देश के लोगों का ये नैतिक कर्तव्य है कि हमारा जो पेट भरता है, जो 12 महीने लगातार खेत की सुरक्षा करते हुए जो छुट्टे सांड और गाय गांवों के अंदर घूम रहे हैं, उनसे अपनी खेतों की रक्षा करने के लिए अपनी जान न्यौछावर करता है और संघर्ष करता है, अगर वो केवल उन मांगों को मांगने के लिए दिल्ली की ओर कूच कर रहा है जिसके लिए 2.5 साल पहले उसने आंदोलन किया गया था और उसको आश्वासन दिया गया था, और वो आश्वासन केवल जुमला निकला और उन आश्वासनों पे कोई एक्शन नहीं हुआ, तो क्या उस अन्नदाता का ये अधिकार नहीं है कि दिल्ली पहुंचकर, जो अपने देश की राजधानी है, वहां पे जाके अपने आंदोलन को चला सके, अहिंसात्मक रूप से चला सके, गांधीवादी रूप में चला सके? और इसी प्रकार से जो अलग अलग वर्ग आंदोलित हैं, लखनऊ के अंदर अलग टीचर्स बैठे हुए हैं, और बिहार के अंदर उस सरकार को गिरा दिया जाए जिसने 17 महीने के शासन में इतने लोगों को नौकरियां दी जो पिछले 20-25 साल से नहीं मिली, बाकी किसी प्रदेश में नौकरियां नहीं मिली, केवल बिहार के अंदर लाखों की संख्या में नौकरी मिली। और न केवल बिहार के लोगों को बल्कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के लोगों ने भी जाकर बिहार के अंदर नौकरियां पाई। तो क्या मेरे देश के बच्चों को नौकरियों का अधिकार नहीं है? क्या हमारे देश के किसानों को एमएसपी का अधिकार नहीं है? क्या हमारे देश की गरीब जनसंख्या को मेडिकल फैसिलिटीज का अधिकार नहीं है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो शेर बनता है। तो अगर ये देश की बहुसंख्यक जनसंख्या शिक्षा के अधिकार से वंचित हो जाएगी, तो कैसे देश का हम निर्माण कर रहे हैं? क्या इसी प्रकार के देश की कल्पना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, चंद्रशेखर आजाद ने, रामप्रसाद बिस्मिल ने, सरदार भगत सिंह ने, अशफाकुल्ला खान ने देखा था? क्या इसीलिए उन्होंने अपने जान न्यौछावर इस देश के लिए किए थे? क्या ऐसे लोकतंत्र की कल्पना उन्होंने की थी जब दिल्ली में अपने ही देशवासियों को घुसने से रोकने के लिए इस प्रकार की बाड़ाबंदी की जाए, जो कि पाकिस्तान में नहीं की जाती, पाकिस्तान की सीमाओं पे नहीं की जाती, जो चीन की सीमाओं पे नहीं की जाती, जो म्यांमार की सीमाओं पे नहीं की जाती, लेकिन अपने देश के अंदर वो व्यवस्था की जाती है? तो मुझे ऐसा लगता है कि देश के जनमानस को राजनीतिक लोगों से अपेक्षाएं न रखकर, जो देश के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं, जो भारत माता को अपनी मां मांगते हैं, जो देश में चाहते हैं कि एक समन्वयन की और कोई एग्जिस्टेंस की शासन प्रक्रिया हो और लोकतंत्र हमेशा स्थापित रहे, क्या हम लोगों का कर्तव्य नहीं है कि जो आज सताए जा रहे हैं, जो परेशान हैं, उनके साथ खड़े हों? नहीं तो एक एक कर कर सबका नंबर आएगा, और ऐसा देश की मैं कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि ये देश जो है, मेरी जो भारत माता है वो माँ है, ये मेरी जननी है, इसने सब कुछ मुझे दिया है। मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। आप लोगों से भी मैं निवेदन करता हूं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए, भारतवर्ष के जो गौरवशाली इतिहास है उसको बचाने के लिए जो आप कर सकते हैं वो करें। ये देश तानाशाही झेल नहीं पाएगा। साउथ और नॉर्थ के बीच में जैसा डिवाइड क्रिएट हो गया है, धर्मों के बीच में जैसा द्वेष पैदा हो गया है, वो देश के लिए हितकारी नहीं है। तो देश का शुभचिंतक होने के नाते मैं अपना निवेदन करता हूं कि जो अन्नदाता हैं, अगर एमएसपी उनको दे दी जाए और जो उनसे आश्वासन दिए गए थे 2.5 साल पहले पूरे कर दिए जाएं, तो शायद वो दिल्ली की तरफ कूच न करे। ये जो संघर्ष है इसको टाला जाए, बनिस्पत वहां उन पे गोली चलाई जाए या उनको रोका जाए या उनको दंडात्मक कार्रवाई की जाए, जेल के अंदर ठूसा जाए। इससे अच्छा यह है कि उनकी मांगों को मान लिया जाए, जो न्यायोचित मांग है, जो उचित मांग है, क्योंकि 4% एमएसपी बढ़ना और 6% का इन्फ्लेशन होना, इसका माने किसानों की आमदनी हर साल घट रही है और कुछ लोगों की आमदनी 10 गुनी बढ़ रही है और उनकी आमदनी घट रही है। देश के लिए उचित नहीं है। इसलिए जितने लोग भी देश के प्रति समर्पण भाव रखते हैं, कृपा करके सोचें और देश का साथ दें, देश के लोकतंत्र का साथ दें और देश की जो हमारा गौरवशाली इतिहास है उसको आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दें। नमस्कार, प्रणाम।